इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रिसेंट इवेंट क्या है। तो रिसेंट इवेंट ये है, रशिया ने 90,000 से भी ज्यादा ट्रूप यूक्रेन के बॉर्डर पे प्लेस कर दिया है। प्लस यूक्रेन के नॉर्थ में एक कंट्री है बेलारूस। बेलारूस वो भी रशिया का सपोर्टर है। तो रशिया को अगर यूक्रेन को अटैक करना है तो 3 जगह से कर सकता है। एक तो रशिया के साइड से कर सकता है, यूक्रेन का एक पोर्शन है क्रीमिया, वो पेनिनसुलर है ब्लैक सी में। पेनिनसुला मतलब 3 साइड से वाटर से सराउंडेड होता है। 2014 से रशिया ने उस रीजन को कैप्चर कर लिया है। तो क्रीमिया से साउथ से भी अटैक कर सकता है और बेलारूस नॉर्थ से भी अटैक कर सकता है। यूक्रेन क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नाटो एक ग्रुपिंग है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग अपने आप को ईस्ट में एक्सपांड कर रहे हैं और यूक्रेन अगर उनका मेंबर बन जाता है तो उनके लिए बिग अचीवमेंट होगा। और यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है तो रशिया के लिए बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो इसलिए यूक्रेन मेजर फ्लैश पॉइंट है बिटवीन रशिया एंड नाटो के बीच में। तो ये रिसेंट ग्रुपिंग है। दूसरा, यूएस ने और यूरोपियन कंट्री ने भी ऐसा कहा कि अगर रशिया एनेक्स करता है यूक्रेन को, अटैक करता है, तो वो लोग भी रिटेलिएशन में अटैक करेंगे। बट बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसा करते हैं कि रशिया अटैक नहीं करेगा, क्योंकि रशिया अटैक करेगा तो इसका आफ्टर इफेक्ट बहुत डेंजरस होगा। लेकिन एक टाइम के लिए समझ लो, अगर रशिया अटैक करता है तो एक वर्ल्ड वॉर 3 जैसा सिनारियो होगा, क्योंकि एक तरफ रशिया चाइना है और दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज हैं। तो ये रिसेंट इवेंट है, यूक्रेन रशिया क्राइसिस। इसको समझते हैं। यूक्रेन का हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, रिसोर्सेज क्या है। इंटरेस्टिंग सा हिस्ट्री है कि 9th सेंचुरी से यूक्रेन और रशिया कनेक्टेड है। और रशिया के अभी जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो कहते हैं कि यूक्रेन कंप्लीटली रशियन ही है, मतलब ऐसा उनका कहना है। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट वो कहते हैं कि ये रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, नैरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री है। तो जैसे आप देखोगे इंडिया में कुछ ग्रुप अखंड भारत का मैप लेके घूमते रहता है, जिसमें नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका को अटैक करता है। तो वैसे ही अखंड रशिया का जो मैप है उसके अंदर यूक्रेन फिट बैठेगा। नाटो का इंटरेस्ट क्या है यूक्रेन में, रशिया का इंटरेस्ट क्या है, रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में अभी एग्जिस्टिंग रिलेशन क्या है लास्ट 10 साल में। ऐसा कहा जाता है कि रशिया एक टाइम पे वर्ल्ड का पावरफुल कंट्री था। आज रशिया के पास वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट वीटो पावर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और थोड़े बहुत न्यूक्लियर वेपन। कोई भी इंटरनेशनल इवेंट आप एनालिसिस करो तो आप देखना इंडिया के ऊपर उसका इंपैक्ट क्या आएगा। अगर इंडिया के ऊपर इंपैक्ट नहीं है तो हमें नहीं देखना है, इंडिया के ऊपर इंपैक्ट क्या है हम नहीं देखना है। इसका वीडियो है, इसको हम देख लेते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। With the latest escalations between Ukraine and Russia in the Black Sea, we are answering your questions about what's going on, according to Google's autocomplete. I'm Omar, and this is the 101 Ukraine conflict. Ukraine who? Who controls what? After the collapse of the Soviet Union, Ukraine gained independence in 1991, and its map looked like this. But today it looks like this, with the Ukrainian peninsula known as Crimea controversially annexed by Russia, and other areas now under Russian control. And here's why. Ukraine what? What happened? That's a good question. To explain this, first we have to delve into the makeup of the Ukrainian people and their history as a former Soviet territory. Most people who live in the center and west of the country speak Ukrainian, but as you move south and closer to the Russian border, most speak Russian and tend to have stronger ties to their former Soviet identity. This is a consequence of it being such an integral part of the former USSR, during which both Russian culture and language were at the forefront of everyday Ukrainian life. During the Cold War, the former USSR created a massive nuclear arsenal, and a lot of it was part of the then Ukrainian Soviet Socialist Republic. Those weapons remained in the country after its independence in 1991, but Ukraine gave Russia its nukes in 1995 in return for a promise to respect Ukraine's sovereignty. Then in 2000, Russia signed a deal with the EU
to once again reaffirm Ukraine's independence, saying it would allow Ukraine and any other former Soviet states to make treaties with whatever nation they wanted to. That all fell apart in 2014 when the democratically elected government of pro-Russian President Viktor Yanukovych announced that it wasn't signing a long negotiated association agreement with the EU. The deal would give Ukraine political and financial support, but instead Yanukovych was going forward with a Russia-focused Eurasian Economic Union. Protesters flooded the streets of the capital Kiev, and the crisis known as the Euromaidan Revolution ultimately led to Yanukovych fleeing the country, and later a Russian military intervention in the southeast. Because in the midst of the unrest, Russia sent special forces into the Crimean Peninsula, which is strategically located dividing the Sea of Azov and the Black Sea. It was there that the majority of Ukrainians claimed Russian as their mother tongue and felt stronger ties to their eastern neighbors. In what some call a referendum at gunpoint, the people overwhelmingly voted to leave Ukraine and join Russia. The UN General Assembly, Ukraine, along with many world leaders, rejected the vote, citing many international agreements where Russia had pledged to uphold the geographic integrity and sovereignty of Ukraine. But Russian President Vladimir Putin defended the move as complying with the will of the people. And now there's been trouble in the Black Sea, and again, geography is really important here. Since the annexation of Crimea, Russia has claimed control of both sides of the Kerch Strait, which is the only waterway connecting the Sea of Azov to the Black Sea. They've built a bridge connecting the two sides. Ukraine and Russia have had an agreement going back to 2003 that allows both countries to use the waterway. But on November 24th, Ukraine said it sent 2 gunboats and a tug from its Black Sea port of Odessa to its port in the Sea of Azov. And on the way, Russia says Ukraine illegally breached its territorial waters. And after the Ukrainian ships had turned away and were heading back to the open waters of the Black Sea, a Russian ship rammed the tug, jets were scrambled, and the Ukrainian vessels were fired upon. Russia then seized the ships and their crew. More than 10,000 people have been killed in eastern Ukraine by Russia-backed separatists since mid-2014, and this latest escalation is raising fears that the conflict between the former Soviet state and its prior head are heading towards an all-out war. Ukraine, where? Where is it situated? The geographic location of Ukraine is very important to both Europe and Russia. If Ukraine leans more Eurocentric, that puts European and NATO influence right on another one of Russia's borders. And if it allies with Russia, that brings Moscow's influence deeper into European territory, also threatening NATO. Since the 2014 crisis, Ukraine seems to be set on strengthening ties with Europe. And with it joining the deep and comprehensive free trade areas in 2016, the whole country, minus Crimea, which the EU considers illegally annexed, has access to parts of the EU's single market, allowing goods and people to travel freely and making them less dependent on Russia. Ukraine, when? When did it start? Disagreements between Russia and Ukraine began early into the former Soviet state's history. There was the nuclear issue, but that was not all. From 1993 to 2010, there were several gas disputes between the two nations. You see, Russia actually supplies the EU with about a quarter of its natural gas, and about 80% of that travels through Ukraine. Ukraine was accused of skimming gas in order to feed its domestic needs, and that wasn't appreciated by Russia or the EU. As a result, gas running through the country was in part or completely cut off at the source several times over the years. And starting sometime in 2019, Russia plans to bypass Ukraine entirely by supplying Europe through the Turkish Stream gas pipeline project. With the तो अब हम समझते हैं यूक्रेन यहाँ पे लोकेटेड है, ये रशिया है। अब आप यूक्रेन के ईस्टर्न साइड को देखोगे, यूक्रेन के साउदर्न साइड पे देखोगे, तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो रशियन लैंग्वेज बोलता है, और ये लोग रशिया को लेके सपोर्टिव है। लेकिन आप
चंद्र भास्कर, अभी आपको आ रही है आवाज? कैन यू हियर अस? तो रशिया के आप वेस्टर्न साइड देखोगे, रशिया के नॉर्दर्न साइड देखोगे, तो वहां पे जो पॉपुलेशन है वो यूक्रेनियन लैंग्वेज बोलता है। ये लोग वेस्ट के सपोर्टर हैं, वेस्ट मीन्स यूरोप के सपोर्टर हैं। ये लोग चाहते हैं कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में मर्ज हो जाए। रशिया की ईस्टर्न साइड, साउदर्न साइड हैं, ये रशियन लैंग्वेज को बोलते हैं, रशिया के कल्चर से सिमिलर हैं, और ये लोग चाहते हैं कि रशिया के अंदर मर्ज हो जाए यूक्रेन का ये वाला पोर्शन। अब यहाँ पे एक इंसिडेंट होता है 2014 में। 2014 में यूक्रेन के अंदर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट रशिया के क्लोज होते हैं। यूक्रेन के अंदर प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट होने के बाद उनको हटा दिया जाता है, नए प्रेसिडेंट आते हैं यूक्रेन के अंदर। ध्यान से सुनना, नए प्रेसिडेंट यूक्रेन के अंदर आते हैं, वो वेस्ट के क्लोज होते हैं। तो रशिया ने कहा कि ये जो पावर ट्रांसफर हुआ है ये ठीक नहीं हुआ है, और जिस प्रेसिडेंट को हटाया गया वो भाग के रशिया में चले गए। फिर रशिया ने क्या कहा कि जो क्रीमिया पेनिनसुला है वहां के लोगों ने रेफरेंडम किया, वहां के लोगों ने डिसाइड किया कि हमें तो रशिया में जाना है। तो रशिया ने इस पूरे रीजन को एनेक्स कर दिया। उसने कहा कि क्रीमिया पेनिनसुला के लोग ऐसा कह रहे हैं कि उनको रशिया में जाना है, ठीक है, हमने अपना मिलिट्री भेज दिया, इसको रशिया में इंक्लूड कर दिया। यूनाइटेड नेशन ने, वेस्टर्न कंट्री ने कहा कि ये पूरा इलीगल है, रशिया ने जबरदस्ती उसको कैप्चर कर लिया। कुछ रेफरेंडम नहीं हुआ था या रेफरेंडम हुआ भी था तो बहुत लिमिटेड वे में हुआ था। तो एक तो क्रीमिया रशिया ने ले लिया, वो कहता है कि हिस्टोरिकली कनेक्टेड है, लैंग्वेज सिमिलर है, और ये लोग रशिया के साथ कल्चरली सिमिलर है। दूसरा यहाँ पे रीजन है डोनेस्टक। डोनेस्टक रीजन में कुछ सेपरेटिस्ट फाइट कर रहे हैं, और उस सेपरेटिस्ट को आर्म्स सप्लाई करना, उस सेपरेटिस्ट को मनी सप्लाई करना, उस सेपरेटिस्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये भी रशिया कर रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि डोनेस्टक रीजन, इसको ऑलमोस्ट रशिया ने कैप्चर इन्फ्लुएंस में है। क्रीमिया वो रशिया के इन्फ्लुएंस में है। एक और बेलारूस कंट्री है, ये रशिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलाई है, ये भी रशिया को सपोर्ट करता है। तो अब अगर रशिया चाहे यूक्रेन को अटैक करना, तो इस, मैं दूसरे कलर यूज करता हूं, अगर रशिया चाहे यूक्रेन को अटैक करना तो इस वे में वो अटैक कर सकता है, ठीक है। अब यहां से वेस्टर्न कंट्री का पूरा इन्फ्लुएंस है। तो अभी फ्लैश पॉइंट क्या है कि रशियन ट्रूप यूक्रेन के बॉर्डर पे आके वहां पे खड़े हैं, नाटो के फोर्सेस भी स्टैंड बाई पे हैं। अगर रशिया यूक्रेन को अटैक करेगा तो ये लोग भी रिटेलिएशन में अटैक करेंगे। अब इस पूरे इवेंट को देखना कि ये क्या हो रहा है। सो रशिया यूक्रेन, यूक्रेन का ऐसा कहना है कि रशिया ने अराउंड 90,000 ट्रूप्स को यूक्रेन रशिया के बॉर्डर पे रख दिया है। अब रशिया का ऐसा कहना है कि ये तो हमारा बॉर्डर है, हमें जिसको रखना है वहां पे हम रखेंगे, हम यूक्रेन को इससे क्या प्रॉब्लम है। तो रशिया का ऐसा कहना है कि हम अपने ट्रूप्स को अपने टेरिटरी में डिप्लॉय कर सकते हैं ना, जैसा हमको ठीक लगे। हम 90,000 रखे, 20,000 रखे, तुमको क्या करना है उससे, है ना। दूसरा, रशिया अभी हैप्पी नहीं है। नाटो मिलिट्री अलायंस है बिटवीन यूएस एंड यूरोपियन यूनियन, वो लोग एक्टिवली ट्राई कर रहे हैं कि यूक्रेन को नाटो में कनेक्ट कर दें। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो दो मिलिट्री अलायंस होता है। एक मिलिट्री अलायंस होता है नाटो, जिसको यूएस लीड करता है, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन कंट्री है। और दूसरा होता है वार्शो पैक्ट। तो वार्शो पैक्ट के अंदर यूएसएसआर, पोलैंड, ये सब उसके अंदर होते हैं। वार्शो पोलैंड में कंट्री है। अब यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया, कोल्ड वॉर 1990 में खत्म हो गया। तो अब नाटो जो वार्शो पैक्ट के मेंबर्स हैं उसको भी इंक्लूड कर रहा है, यूएसएसआर को भी इंक्लूड कर रहा है। तो आप ऐसा कहोगे कि पहले यहां तक था नाटो इस रीजन में, अब वो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है।
और यूक्रेन सबसे बड़ी कंट्री है इस पूरे रीजन में। तो अगर यूक्रेन नाटो का पार्ट बन जाएगा तो रशिया के लिए बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट है। सो यूएस लेड मिलिट्री अलायंस नाटो वो यूक्रेन को अपना मेंबर बनाना चाहता है, और यूक्रेन की जो अभी गवर्नमेंट है दे आर ऑल्सो मोर देन हैप्पी कि वो नाटो का पार्ट बने। यूक्रेन एक बफर की तरह एक्ट करता है बिटवीन रशिया एंड वेस्ट की तरह। यूक्रेन के अंदर ब्रिटेन अपना नवल बेस बना रहा है, ओचाकिव एंड बडांस यहां पे वो बना रहा है, तो जिससे रशिया सेटिस्फाइड नहीं है। तो शॉर्ट में अगर मैं कहूं, यूक्रेन के साथ यूरोपियन कंट्री का मिलिट्री अलायंस हो रहा है, यूक्रेन नाटो का पार्ट बनने वाला है, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर रशिया, और रशिया इसको लेकर डिसअपॉइंटेड है। दूसरा, वीडियो में भी हमने देखा था कि रशिया का गैस पाइपलाइन वो यूरोप को सप्लाई करता है। यूरोप का 1/3 से भी ज्यादा गैस का सप्लाई वो रशिया से आता है। अगर वेस्टर्न कंट्री का कोई कंफ्लिक्ट हुआ रशिया के साथ, रशिया गैस के सप्लाई को बंद कर देगा और उससे यूरोपियन कंट्री को नुकसान होगा। इससे रशिया को भी नुकसान होगा, क्योंकि रशिया गैस प्रोड्यूस कर रहा है तो वो सेल कर रहा है, तो ऐसे सप्लायर उसको भी नुकसान होगा और यूरोपियन कंट्री को भी नुकसान होगा। ये पूरे गैस पाइपलाइन का 50 to 60% वो यूक्रेन से पास होता है। तो यूक्रेन के ऊपर अगर रशिया का कंट्रोल आ जाता है तो इस पाइपलाइन को कंट्रोल कर सकता है, गैस के सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। तो रशिया अगर यूक्रेन को अटैक करेगा तो यूएस और यूरोपियन यूनियन उसके ऊपर सैंक्शन इंपोज करेंगे। पास्ट में भी सैंक्शन इंपोज किया है कि रशिया से कोई बिजनेस नहीं करेगा, रशियन को अपने कंट्री में अलाउ नहीं करेंगे, रशिया में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, सैंक्शन इंपोज कर सकते हैं। और ये सैंक्शन पास्ट में भी इंपोज किया गया था जब रशिया ने क्रीमिया को कैप्चर किया था। और यहाँ पे जो गैस पाइपलाइन है उसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, जो रशिया से जर्मनी की तरफ, यूरोप की तरफ जाता है। दोनों टाइप के आर्मी को कंपेयर करें तो दिस इज यूक्रेन और दिस इज रशिया। यूक्रेन का 1 मिलिट्री पर्सनल और रशिया के पास 4 मिलिट्री पर्सनल है। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ में तो रशिया बहुत पावरफुल है। तो रशिया के पास 9 लाख आर्म्ड पर्सनल है और यूक्रेन के पास 2,09,000 आर्म पर्सनल है। तो फॉर एवरी 4 रशियन सोल्जर यूक्रेन के पास 1 सोल्जर है। रशिया के पास एडेड एडवांटेज है, क्रीमिया को इसने कैप्चर कर लिया है, साउथ से भी अटैक कर सकता है यूक्रेन में, और बेलारूस इसका फ्रेंड है, ट्रस्टेड एली है, तो नॉर्थ से भी अटैक कर सकता है। तो ये यूक्रेन को रशिया नॉर्थ से, ईस्ट से, साउथ से, तीनों रीजन से अटैक कर सकता है। तो मिलिट्री एडवांटेज भी है, और नंबर 2 है कि इसके पास स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है। 2014 में रशिया ने क्रीमिया को सीज कर लिया। ये क्रीमिया रीजन है, ये पूरा ब्लैक सी है। तो क्रीमिया पेनिनसुला है, मीन्स 3 साइड से वो वाटर से सराउंडेड है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि किसी यूरोपियन कंट्री ने इतने बड़े रीजन को कैप्चर कर लिया है। वर्ल्ड वॉर 2 में जो कैप्चर हो रहा था, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हो रहा था तो कैसे कंट्रीज अपने कॉलोनीज को एक्सपांड कर रही थी। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे लार्जेस्ट एनेक्सेशन है रशिया का, 2014 में हुआ। अब इस पूरे रिसेंट हिस्ट्री को समझते हैं। मार्च 2021 में इसमें ऐसा है कि रशिया अपने ट्रूप्स को यूक्रेन के बॉर्डर पे मोबिलाइज कर रहा है। वेस्टर्न कंट्री रशिया के ऊपर एक्यूजेशन कर रही है कि रशिया यूक्रेन पे अटैक करने वाला है। रशिया कहता है कि नहीं, हमको कोई अटैक नहीं करना है, ये वेस्टर्न कंट्री गलत इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहे हैं। तो अब, और दूसरा रशिया ये कहता है कि अगर वेस्टर्न कंट्री गलत वे में यूक्रेन गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा, वहां पे रशिया अगेंस्ट फीलिंग इंसाइट करेगा, तब हम एक्शन लेंगे अपने आप को बचाने के लिए। तो वेस्टर्न कंट्री रशिया को एक्यूज कर रहा है, रशिया वेस्टर्न कंट्री को एक्यूज कर रहा है। तो मार्च 2021 में रशियन ट्रूप्स यूक्रेन बॉर्डर पे इकट्ठा हो गए। जनवरी 2021 में, दिसंबर 2021 में 1 लाख रशियन ट्रूप यूक्रेन बॉर्डर पे इकट्ठे हो गए। जनवरी 2022 में रशिया, नाटो एंड ओएससी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बीच में टॉक हुआ है। यूएस रशिया जेनीवा में मिलता है ताकि यूक्रेन में टेंशन को एस्केलेट किया जाए।
नाटो के ट्रूप्स अभी स्टैंड बाई पे हैं और यूएस कहता है कि रशिया का जो डिमांड है उस डिमांड को हम कंसीड नहीं करेंगे, उस डिमांड को नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि रशिया का डिमांड इलीगल है। और रशिया क्या कहता है कि यूक्रेन के जो टाइज है यूरोपियन यूनियन से वो कट किया जाए, ताकि वो यूरोपियन यूनियन से क्लोजर जा रहा है तो इससे तो उनको नुकसान होगा। और अभी मीटिंग हुआ था बिटवीन रशिया के फॉरेन मिनिस्टर एंड यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी, इन दोनों के बीच में मीट हुआ था, यूएस के सॉरी डिफेंस सेक्रेटरी। क्रीमिया का एनेक्सेशन कब हुआ? 2014 में फरवरी में एंटी गवर्नमेंट वहां पे प्रोटेस्ट चालू होता है और काउंटर रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है डोनबास रीजन में। अब ये क्या हो रहा है से जो यूक्रेन में गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट रशिया की प्रो गवर्नमेंट थी, रशिया सपोर्टर गवर्नमेंट थी, बट वो गवर्नमेंट धीरे धीरे अनपॉपुलर हो रही थी क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम था, वहां पे प्राइस राइज हो रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम था। तो जनता प्रोटेस्ट करने लगी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो। और विक्टर योकोनोविच, अगर मैं ठीक से रिकलेक्ट कर रहा हूँ तो उस समय वो प्रेसिडेंट थे वहां के, तो वहां के लोग प्रोटेस्ट करने लगे उनके अगेंस्ट। प्रोटेस्ट इतना सीवियर हुआ कि उनको यूक्रेन से भाग के रशिया में जाना पड़ा और रशिया में रहने लगे। यूक्रेन में नई गवर्नमेंट आ गई। अब रशिया का ऐसा कहना है कि ये जो नई गवर्नमेंट यूक्रेन में आई है वो इलीगल गवर्नमेंट है, गलत तरीके से यहाँ के प्रेसिडेंट को हटाया गया और इलीगल गवर्नमेंट आई क्योंकि वो प्रेसिडेंट तो सपोर्ट करते थे रशिया को। रशिया ने ऐसा कहा कि, और जो नई गवर्नमेंट आई उसने कहा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम यूक्रेन के सॉल्व करने के लिए हम यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, यूरोपियन यूनियन के और क्लोजर जाएंगे। तो रशिया के लिए ये भी नेगेटिव था कि एक तो अपना प्रेसिडेंट भी चला गया, दूसरा ये यूरोपियन यूनियन के क्लोज भी जा रहा है। तो रशिया ने कहा कि यूरोपियन यूनियन इंटरफियर कर रहा है, यूरोपियन यूनियन गलत वे में यहाँ पे गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो हम अपने मिलिट्री भेजेंगे और वहां के लोगों को पूछेंगे कि आपको क्या करना है। तो यूक्रेन के क्रीमिया रीजन के लोगों ने रेफरेंडम किया और उन्होंने कहा कि हमें रशिया के साथ जाना है। बाकी के लोग जो थे वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, यूक्रेन के गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। तो रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर दिया और बाकी जगह पे भी रशिया प्रेशराइज कर रहा है कि आप वहां पे रेफरेंडम कराओ, ताकि लोगों से पूछो कि आपको क्या करना है। रेफरेंडम मतलब जैसे हम यहाँ पे 40-50 लोग हैं तो हम लोग सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि ओके हमें कौन से कंट्री में रहना है, रशिया में रहना है, यूक्रेन में रहना है या कहीं और रहना है। फिर फरवरी मार्च में रशिया क्रीमिया को एनेक्स कर देता है। सितंबर में मिन्स्क एग्रीमेंट साइन होता है बेलारूस में सीज फायर के लिए, और वो एग्रीमेंट साइन हुआ और थोड़े दिन के बाद ही वो वायलेट हो गया। फरवरी 2015 में नया मिन्स्क एग्रीमेंट साइन होता है। 2017 में यूक्रेन पार्लियामेंट लॉ एडॉप्ट करता है ताकि यूक्रेन को नाटो में इंक्लूड किया जाए, और इसके बाद टेंशन जैसे अभी थर्ड गियर में था अब डायरेक्टली फिफ्थ गियर में आ गया। यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लोडोमिर जेलेंस्की ये अप्रूव करते हैं स्ट्रेटेजी ताकि नाटो के अंदर यूक्रेन को इंक्लूड किया जाए। रशिया अपने ट्रूप्स को इकट्ठा करने लगता है यूक्रेन के बॉर्डर पे, और जनवरी में 2022 में दिस मंथ में रशिया, नाटो, ओएससी, यूएस, यूरोपियन यूनियन, इन सब के बीच में टॉक्स स्टार्ट होते हैं ताकि इस प्रॉब्लम को डी एस्केलेट करने में। तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है 2013 में जब प्रोटेस्ट चालू होने लगता है वहां की गवर्नमेंट पे, और वो गवर्नमेंट प्रो रशिया होती है। गवर्नमेंट चेंज होती है इन द मैनर इन विच रशिया लाइक नहीं करता है, और उसके बाद जो गवर्नमेंट आती है वो रशिया के एंटी होती है। तो वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। आप वर्ल्ड में जितने भी रेवोल्यूशन को पढ़ोगे, जितने भी प्रॉब्लम को पढ़ोगे, जितने भी सिविल वॉर को पढ़ोगे, उसमें देखना कि इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम होता है, इकोनॉमिक डेस्परेशन होता है, वो ऐसे प्रॉब्लम को लेके आता है। तो अगर हम किसी कंट्री को इकोनॉमिक प्रॉब्लम से बचा पाए तो वहां पे रेवोल्यूशन को हम रोक पाएंगे। अभी आप देखना कि फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे 2020 से 21 के बीच में। अभी आप देखना कि 2-3 दिन पहले यूथ हैं, अब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे बिहार में, यूपी में,
मध्य प्रदेश में, ताकि रेलवे ने जो जॉब अनाउंस किया था उसका एग्जाम रेगुलर बेसिस पे नहीं लेता है। अल्टीमेटली इकोनॉमी है वो मैटर करता है, क्योंकि वो हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिसाइड करेगा। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास फूड नहीं है, आपको जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रखना है रखो, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे ना। अब जिंदा बचोगे तब आप राइट पार्टी लेफ्ट पार्टी को सपोर्ट करोगे ना। तो ब्रेड एंड बटर वाला जो इशू होता है वो किसी रेवोल्यूशन को ट्रिगर करता है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। 1975 में इंदिरा गांधी इंडिया की सबसे पॉपुलर लीडर थी। उनके कंपेयर में कोई लीडर था ही नहीं। मतलब ऐसा मैं कहूँ कि इंदिरा गांधी अगर 80% पॉपुलैरिटी रेटिंग एंजॉय कर रही है, तो दूसरा जो लीडर होगा वो शायद 10% एंजॉय कर रहा होगा। गुजरात यूनिवर्सिटी में मेस का बिल होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सपोज करो एक थाली अभी 1 रुपीज से मिल रही है, वो 2 रुपीज हो गया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उन्होंने जयप्रकाश जेपी को लेटर लिखा कि सर ये यूनिवर्सिटी ठीक से बिहेव नहीं कर रही है, आप प्लीज हमें सपोर्ट करो। तो जेपी ने कहा कि ठीक है, हम लोग आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। और पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए जेपी के लीडरशिप में। उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू किया। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया। 77 में इमरजेंसी को लिफ्ट कर दिया गया। और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो इंदिरा गांधी हार गई। और उसके बाद मोरारजी देसाई, चरण सिंह, ये लोग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने, जिनको कोई नहीं जानता था। मतलब इंदिरा गांधी के कंपेयर में तो वो कहीं थे ही नहीं। तो ब्रेड एंड बटर का जो इशू होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यूक्रेन में भी यही हुआ कि वहां की गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही थी, अनपॉपुलर थी, लोगों ने प्रोटेस्ट किया और इससे रशिया को नुकसान हुआ। यूक्रेन का ज्योग्राफी और रिसोर्सेज को समझते हैं। तो यूक्रेन यूरोप का सेकंड बिगेस्ट कंट्री है आफ्टर रशिया। ब्लैक सी पे इसके पोर्ट है और 4 नाटो कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। कौन से आगे मैं बताऊंगा। ये कॉर्न और वीट का मेजर एक्सपोर्टर है। एक और यहाँ पे प्रॉब्लम है कि अगर रशिया यूक्रेन में प्रॉब्लम हुआ तो वर्ल्ड में वीट का सप्लाई शॉर्ट हो जाएगा। और वीट का सप्लाई शॉर्ट हो जाएगा तो दो ऑप्शन है। इंडिया से ज्यादा वीट सप्लाई होने लगेगा। तो ज्यादा वीट जब इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होगा तो इंडिया में फूड का शॉर्टेज हुआ एंड इंडिया में फूड इन्फ्लेशन भी अकर हो सकता है। ये भी एक प्रॉब्लम है, आगे मैं आपको बताऊंगा। यूरोप रशिया से 1/3 नेचुरल गैस को यूज करता है और वन ऑफ द इनका मेन पाइपलाइन है वो यूक्रेन से पास हो रहा है। तो ये इशू है। दूसरा, यूक्रेन को अगर रशिया कंट्रोल कर लेता है तो रशिया का पाइपलाइन सिक्योरिटी इनहेंस होगा और रशिया अपने एनर्जी सप्लाई को वेपनाइज कर पाएगा कि जब यूरोप उसके अगेंस्ट कुछ बोलेगा, उसने अपने सप्लाई को बंद कर दिया। जब यूरोप उसको सपोर्ट करेगा, सप्लाई को उसने ऑन कर दिया, क्योंकि यूरोप उसके ऊपर डिपेंडेंट है। 33% ऑफ उनका नेचुरल गैस का एनर्जी का सप्लाई रशिया से आ रहा है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि रशिया अटैक नहीं करेगा यूक्रेन को, क्योंकि अटैक करेगा और उसके बाद यूक्रेन को डिफेंड करना उसके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा और उसका मिलिट्री कॉस्ट बहुत हाई होगा। और अभी का टाइम ऐसा है कि एक्सेप्ट चाइना को छोड़ के वर्ल्ड में कोई भी कंट्री वार को अफोर्ड नहीं कर सकता। चाइना के पास इतना पैसा है कि अगर नेक्स्ट 10 या 20 ईयर तक भी वो वार करते रहे तो भी वो बच जाएगा। दो रीजन है उसके पीछे, एक तो पैसा है उसके पास और दूसरा है वो एक सेमी डिक्टेटरशिप टाइप कंट्री है। अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो गोली मार देगा। मीन्स लोग कह रहे हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है तो लोग को गोली मार देगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ही खत्म हो गया, अब कोई है ही नहीं। लोग बोलेंगे हंगर का प्रॉब्लम है, गोली मार दिया, हंगर का प्रॉब्लम सॉल्व। तो ऐसा कोई और कंट्री एंजॉय नहीं कर रहा है। तो अभी के टाइम पे रशिया वार अफोर्ड नहीं कर सकता और ये फैक्ट है। तो रशिया अपने आप को जस्ट पोजीशन कर रहा है। अब हम समझते हैं कि ये सारा चीज कैसे स्टार्ट हुआ। 1990 से पहले हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन था और रशिया उसको लीड कर रहा था। टोटल 15 कंट्री उसकी पार्ट थी, रशिया प्लस 14 कंट्री, और उसका नाम था यूएसएसआर, यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, यूएसएसआर था। उसमें रशिया सबसे बिगेस्ट कंट्री, रशिया इसको लीड करता था। देन सेकंड इस्टोनिया, थर्ड लातविया, फोर्थ लिथुनिया, फिफ्थ बेलरस,
सिक्स्थ यूक्रेन, सेवेंथ मोल्डोवा, एट्थ जॉर्जिया, नाइन्थ अर्मीनिया, टेंथ अजरबैजान, 11th कजाकिस्तान, 12th उज्बेकिस्तान, 13th टर्कमेनिस्तान, 14th किर्गिस्तान एंड 15th तजाकिस्तान। ये सब यूएसएसआर के पार्ट थे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। 1990 में डिसइंटीग्रेट हुआ, ये सारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई। रशिया अपना इन्फ्लुएंस अभी भी इनके ऊपर एक्सर्ट करना चाहता है। कुछ कंट्री अभी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, कुछ कंट्री अभी नाटो ग्रुपिंग में है, कुछ कंट्री नाटो ग्रुपिंग में नहीं है बट वो नाटो ग्रुपिंग में आना चाहती है। तो रशिया अपने इन्फ्लुएंस को मेंटेन करना चाहता है। कंट्री कैसे इंडिपेंडेंट होती है? 1990 में सबसे पहले यूएसएसआर में से लिथुनिया इंडिपेंडेंट होता है, लिथुनिया। उसके बाद लातविया, इस्टोनिया। अप्रैल 1991 जॉर्जिया। अगस्त 1991 यूक्रेन, मोल्डोवा, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। 1991 में तजाकिस्तान, अर्मीनिया। अक्टूबर 1991 टर्कमेनिस्तान। दिसंबर 1991 बेलारूस, रशिया एंड कजाकिस्तान। तो ये सारे कंट्री यूएसएसआर से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अब आप नाटो को देखो, नाटो अपने आप को कैसे एक्सपांड करता है। 1949 में बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूके, यूएस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को साइन करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो उसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है। तब 1949 में नाटो ऑर्गेनाइजेशन साइन होता है। 1950 से 1999 ड्यूरिंग कोल्ड वॉर नाटो अपने आप को एक्सपांड करता है। 1952 में ग्रीस टर्की को ज्वाइन कर लेता है, 1955 में वेस्ट जर्मनी को, और 1982 में स्पेन में। अब कोल्ड वॉर खत्म होता है 1990 से 2000 के बीच में। ये वाला जो पीरियड है यूएस के डोमिनेंस वाला पीरियड था। तो चेक रिपब्लिक को 1999 में, हंगरी को, पोलैंड को ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद 2000 से 2020 में बल्गेरिया, अब इसमें देखो इस्टोनिया, लातविया, ये सारे यूएसएसआर कंट्री थे। लिथुनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अल्बेनिया, क्रोएशिया, मोंटेग्रो ज्वाइन होता है, और सबसे लेटेस्ट कंट्री नाटो में ज्वाइन होने वाला है वो नॉर्थ मैसेडोनिया है। विच मीन्स अभी नाटो ईस्टवर्ड मूव कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मैंने आपको बताया कि 4 नाटो के कंट्री है जो यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। अब वो कौन है? तो आप यहाँ पे देखो, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है और रोमानिया है। ये यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो अगर रशिया यूक्रेन को कैप्चर कर लेता है तो ये 4 कंट्रीज दे विल फेस अ थ्रेट, क्योंकि यूक्रेन के साथ वो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग सा एस्पेक्ट है। रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ये अपने आप को कहता है कि यूएसएसआर का जब फॉर्मेशन हुआ तो ये 3 कंट्री कोर कंट्री है, जहां पे साल्व एक एथनिक ग्रुप है, उनका एक कोर कंट्री है। तो यूएसएसआर के 15 कंट्री को हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें 3 टाइप के कंट्रीज आपको मिलेंगे। एक है बाल्टिक रिपब्लिक। तो बाल्टिक रिपब्लिक में जो ब्लू कलर में है, इस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, ये बाल्टिक रिपब्लिक है। दूसरा कॉकस कंट्री है, कॉकस वहां पे माउंटेन है, बाल्टिक क्योंकि वहां पे बाल्टिक सी है। कॉकस में आप देखोगे तो वहां पे जॉर्जिया है, अर्मीनिया है, अजरबैजान है, देन हाँ बस ये 3 कंट्री है। उसके बाद आप सेंट्रल एशियन कंट्री को देखो, तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में है वहां पे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, टर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। तो 3 टाइप की कंट्री है, सेंट्रल एशियन कंट्री, कॉकस कंट्री एंड बाल्टिक रिपब्लिक कंट्री। जो पर्पल कलर में यहाँ पे है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है।
तो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है क्रीमिया, दूसरा डिस्प्यूटेड टेरिटरी है अबरखाजिया, तीसरा डिस्प्यूटेड टेरिटरी है साउथ ओसेटिया, देन एक है नोगरो काराबाह। इसको लेके लास्ट ईयर बहुत डिस्प्यूट हुआ था दो कंट्री के बीच में, आर्मेनिया और अजरबैजान, इन दोनों के बीच में बहुत डिस्प्यूट हुआ था। ये हमने ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट देखा, अब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखते हैं। 1991 में सोवियत यूनियन ब्रेक हुआ और पूरी की पूरी 15 कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई। उसमें रशिया ने 14 कंट्री को लूज किया, लेकिन यूक्रेन को जो रशिया ने लूज किया वो सबसे ज्यादा पेनफुल था, सबसे ज्यादा लॉस मेकिंग था, क्योंकि यूक्रेन लार्जेस्ट कंट्री था आफ्टर रशिया। रशिया और यूक्रेन वो 9th सेंचुरी से एक दूसरे के साथ लिंक है, और कीव वो एंशिएंट रशिया का कैपिटल था, और उस समय उसका नाम था स्टेट ऑफ रस, अब पूरा रशिया हो गया। 1988 में जो इसके रूलर थे ग्रांड प्रिंस व्लादिमीर, इन्होंने क्रिश्चियनिटी उस रीजन में इंक्लूड किया था, विच मींस कीव जो अभी यूक्रेन का कैपिटल है वो यूनाइटेड रशिया का कैपिटल था इन 9th सेंचुरी। 1654 में रशिया और यूक्रेन उन्होंने एक ट्रीटी साइन किया अगेंस्ट रशियन रूलर। रशियन रूलर था जार डायनास्टी का, तो इसलिए जैसे इंडिया में हम किंग कहते हैं तो वहां पे उसको सार कहते हैं, TSAR सार कहते हैं। तो 1654 में इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस ये तीनों कोर हैं ऑफ सोवियत यूनियन। साल्व वहां पे इथनो रिलीजियस ट्राइब है और उसके कोर हैं ये तीनों कंट्री। तो बेलारूस और रशिया तो एक साथ है। यूक्रेन इन्होंने लूज किया, यानी एक सिग्निफिकेंट टेरिटरी इन्होंने लूज कर दिया, और जैसे अपना ही एक रीजन इन्होंने लूज कर दिया। और रशियन को ऐसा लगता है कि यूक्रेन के साथ, बेलारूस के साथ जो उनका कनेक्शन है वो कनेक्शन वो टर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, आर्मीनिया उसके साथ फील नहीं करते हैं, तो इसलिए यूक्रेन का लूज करना ये बड़ा सेटबैक था। अब पुतिन आता है जून 2021 में उन्होंने एक ऐसे लिखा और उसमें कहा कि यूक्रेन रशिया अलग अलग क्यों है, शेयर्ड हिस्ट्री है, शेयर्ड कल्चर है, लैंग्वेज सेम है, हम एक साथ होने चाहिए, बट हम अलग क्यों हैं। तो पुतिन ने जून 2021 में एक ऐसे लिखा और उसमें कहा कि रशियन एंड यूक्रेनियन वेयर वन पीपल हु शेयर सिंगल हिस्टोरिक एंड स्पिरिचुअल स्पेस एंड दैट इमर्जेंस ऑफ वॉल बिटवीन देम इन रिसेंट ईयर वाज ट्रेजिक। तो इन्होंने यूक्रेन के ऊपर ब्लेम डाला। यूक्रेन ने ऐसा कहा कि ये बहुत सिंपलिस्टिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री है, ऐसा कुछ नहीं है, यूक्रेनियंस आर डिफरेंट पीपल, रशियंस आर डिफरेंट पीपल, ये बहुत सिंपलिस्टिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है एंड ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ हिस्ट्री है। अब नाटो का इंटरेस्ट क्या है? कोल्ड वॉर खत्म हुआ, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, अब नाटो अपने आप को ईस्ट में एक्सपांड करता है। तो उसने क्या किया कि जो वार्शो पैक्ट के मेंबर्स हैं उनको इंक्लूड कर दिया, 3 बाल्टिक नेशन है उसको उसने इंक्लूड कर दिया, तो वो अपने आप को ईस्टवर्ड एक्सपांड कर रहा है। रशिया को ऐसा लग रहा है कि जब, और एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग सा केस है, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था तब रशिया ने ऐसा कहा कि वेस्टर्न कंट्री ने, स्पेशली यूएस ने उसको प्रॉमिस किया है कि ठीक है हमारे बीच में जो भी कोल्ड वॉर था वो खत्म कर देते हैं, अब हमारे बीच में कुछ भी डिस्प्यूट नहीं है, आप शांति से रखो, हम शांति से रहें। तो रशिया ऐसा कह रहा है कि नाटो जो ईस्टवर्ड आ रहा है वो एक बिट्रेयल है जो इन्होंने प्रॉमिस किया था 1990 में। रशिया ऐसा कह रहा है। यूएस कह रहा है कौन सा प्रॉमिस, कुछ प्रॉमिस हमने नहीं किया, यानी ये कुछ भी ऐसा हमने कहा नहीं है। यूएस और उसके एलाई डिनाई करते हैं। यूक्रेन अभी नाटो का मेंबर नहीं है, लेकिन यूक्रेन डेस्परेट है नाटो का मेंबर बनने के लिए, और 2008 से वहां पे ये बैकग्राउंड में वर्क चल रहा है, और 2020 में तो वहां के प्रेसिडेंट ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि हमें नाटो का मेंबर बनना चाहिए। और जब से प्रो रशियन गवर्नमेंट 2014 से निकल गया है, तब से यूक्रेन और ज्यादा क्लोज आ गया है रशिया इसके वेस्ट के। रशिया का इंटरेस्ट क्या है? यूक्रेन ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया है नाटो के साथ,
तो रशिया के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। यूएस ने वहां पे वेपन डिलीवर किया है, यूएस ने अपना यूके ने अपना नवल बेस वहां पे बनाया है, तो रशिया के लिए पहला सिक्योरिटी रिस्क है। दूसरा, रशिया ऐसा लगता है कि यूक्रेन यूएस के लिए, यूके के लिए एक लॉन्च पैड है जिसके थ्रू नाटो रशिया में अटैक करेगा और रशिया अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपने ट्रूप्स वहां पे लगा रहा है। तो रशिया एक रेड लाइन ड्रॉ कर रहा है जिसके थ्रू वो ट्रूप्स अटैक ना करें इन रशिया। रशिया और वेस्ट का रिलेशन क्या है? अब इसका एक फनी इंसिडेंट बताता हूं आपको। 2014 में G8 का एक मीटिंग हो रहा था और वो मीटिंग हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में। वहां पे व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट भी गए थे। वहां पे मीटिंग में उन्होंने कहा कि मेरा जो है ना वो पेट दर्द कर रहा है, मतलब मैं थोड़ा बीमार हूँ, और वो मीटिंग छोड़ के निकल गए। और निकलने के बाद वो रशिया में आ गए, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे फ्लाइट को उड़ा रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। तो उसके बाद लोगों को लगा कि यार ये G8 के मीटिंग को छोड़ के ये आ गए। फिर उसके बाद क्या होता है कि रशिया के प्राइम मिनिस्टर को ये दूसरे G8 मीटिंग में भेजते हैं और वो कहते हैं कि ये G8 V8 क्या है, ये पूरा गॉसिप वाला चीज है, अगर इनको गॉसिप करना है तो हमारे पास डिमिट्री मडेव है जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ जितना चाहे गॉसिप कर सकते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है G8 की मीटिंग को अटेंड करने का। यानी उन्होंने इसको एक इनसिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया कि उन्होंने कहा कि दिस इज रिच बॉयज क्लब, कि अमीर कंट्री यूएस, यूके, फ्रांस, इटली, और वो शैंपेन पीते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, तो मुझे उसमें नहीं जाना। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन ब्रिक्स, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन G20, ऐसा उन्होंने कहा। तो G8 में से रशिया को निकाल दिया, तो अब ये बन गया G7 ऑर्गेनाइजेशन। तो G7 मीन्स ग्रुप ऑफ 7 ऑर्गेनाइजेशन, रशिया को निकालने के बाद। जब रशिया ने क्रीमिया को अटैक किया, एनेक्स किया, तो वेस्ट ने उसके ऊपर सैंक्शन इंपोज कर दिया कि रशिया को वीजा नहीं देंगे, रशिया के साथ ट्रेडिंग नहीं करेंगे, तो इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शन उसके ऊपर इंपोज किया। अब कैसा है कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी इशू आ रहा है, जैसे यूएस कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, तो रशिया कहेगा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। यूएस कहेगा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रशिया कहेगा नहीं हो रहा है। मतलब डाइवर्जेंट व्यू है। तो अभी न्यूक्लियर आर्मेंट ईरान और नॉर्थ कोरिया में लेके यूएस, फ्रांस, यूके एक साइड है, रशिया चाइना दूसरे साइड है। सिविल वॉर इराक में, अफगानिस्तान में, यमन में, अगर आपको पता हो तो यमन में एक हौतीस ग्रुप है, उसने भी यूएई के ऊपर अटैक किया। तो यमन, सीरिया में जो सिविल वॉर चल रहा है उसमें भी डाइवर्जेंट पोजीशन है। इन शॉर्ट रशिया क्या करता है कि जो भी वेस्टर्न कंट्री का पोजीशन है उसका उल्टा पोजीशन ले लेता है, डाइवर्जेंट पोजीशन ले लेता है। दूसरा, ग्लोबल इशू पे कोई कॉपरेशन नहीं है। जैसे अगर यूएस कहेगा कि हमें क्लाइमेट चेंज में कॉपरेट करना चाहिए, तो रशिया कहेगा नहीं, मैं कॉपरेट नहीं करूंगा, और क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर निकल जाता है, पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकल जाता है। यानी रशिया का नॉन कॉपरेशन है वेस्ट के साथ। और रिस्क है कि फ्यूचर में एक फुल फ्लेज वार भी हो सकता है, और बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि शायद वर्ल्ड वॉर 3 भी अकर हो सकता है। बट जितना मेरा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग कहता है कि मेरे को लगता है ये अनलाइकली है, बिकॉज हर एक कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है। तो न्यूक्लियर वेपन को यूज करके अगर कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर करेगा तो सब खत्म हो जाएगा, है ना। और इतना है कि नॉर्थ कोरिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है ना, वो भी चाहे तो यूज कर सकता है ना। वो सोचे कि सब लोग वार कर रहे हैं तो मैं भी अपने उसको टेस्ट कर लेता हूँ, तो वो भी कर सकता है। तो फुल फ्लेज वार के चांसेस कम है, बट यू कैन से रिस्क, यू कैन नॉट से कि नहीं होगा, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने वाला होगा तभी भी लोगों ने ऐसे ही कहा होगा, है ना। या जब महाभारत का वार हो रहा था तभी भी लोगों ने ऐसे ही कहा था कि वार नहीं होगा, बट हो गया ना। अब इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, रशिया को जो करना है करे, यूक्रेन को जो करना है करे, आपस में कट के मर जाए, हमारा क्या जाता है। लेकिन हमारे लिए भी अगर कुछ अफेक्ट होगा, नेगेटिवली अफेक्ट होगा, तब हमारे लिए इंटरेस्ट है। तो इस वीडियो में समझते हैं कि इंडिया को क्या अफेक्ट होगा और हमारा स्टैंड क्या है। हमारा स्टैंड भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आगे बताता हूँ आपको।
we are prepared to continue down this path. This path can only be successful if it takes place in the context of de-escalation. But just because we are ready and engaged in the process and path of diplomacy and dialogue doesn't mean we aren't preparing with defense and deterrence. We are doing both at the same time, precisely because we are ready for either choice that Vladimir Putin makes. अगर अभी डोनाल्ड ट्रंप रहते तो अभी तक तो वार हो, इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो यूएस एंड यूरोप रशिया के ऊपर सैंक्शन इंपोज करेगा। अगर रशिया के ऊपर सैंक्शन इंपोज हुआ तो उससे हमारा इकोनॉमी कैसे अफेक्ट होगा? वर्ल्ड की दूसरी इकोनॉमी भी अफेक्ट होगी, इंडियन इकोनॉमी भी। इंडिया में इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होगा। और अभी आप देखना कि लास्ट वीक हमारा शेयर मार्केट निफ्टी सेंसेक्स दोनों वो रिकॉर्ड नीचे गया है, तो इन्वेस्टमेंट पे होगा, हमारा स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस हम दो जगह से सोर्स करते हैं, एक ओपेक कंट्री है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, और दूसरा है रशिया और नॉन ओपेक कंट्रीज है। से ओपेक हमें कहता है कि वो हमें क्रूड ऑयल देगा $50 पर बैरल पे, तो हम कहते हैं कि देखो रशिया जो है हमें सस्ता दे रहा है ना, वो $40 पर बैरल पे दे रहा है। रशिया के पास जाएंगे, कहेंगे कि आप $40 पर बैरल दे रहे हो, देखो ये हमको $30 में दे रहा है। तो दो सप्लायर हैं, तो हमारे पास बार्गेन करने का एक लिवरेज है। बट एक तरफ अगर रशिया अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से पास हो रहा है तो वो वार में फोकस करेगा। तो ऑयल का प्रोडक्शन, नेचुरल गैस का प्रोडक्शन, ऑयल ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है रशिया के लिए क्योंकि वहां से कम ऑयल हम लेते हैं, बट नेचुरल गैस इंपॉर्टेंट है। तो वो जब वार में कंसंट्रेट करेगा तो नेचुरल गैस का सप्लाई डिस्टर्ब होगा और उसके प्राइजेस शूट अप होंगे। अभी आप देखो कि एलपीजी सिलेंडर जो हम अपने घर में यूज करते हैं वो ₹1000 के आसपास हो गया है। आप पेट्रोल को देखोगे, डीजल को देखोगे तो ₹100 के आसपास हो गया है। इसके और बियॉन्ड जाएगा तो जो एक एवरेज मिडिल क्लास है उसके लिए लाइफ अनमैनेजेबल हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। हमारा एक्सचेंज रेट सफर करेगा क्योंकि रशिया के साथ हमारा इंपॉर्टेंट बिजनेस होता है, हमारा यूरोप के साथ भी इंपॉर्टेंट बिजनेस होता है, यूरोपियन यूनियन के साथ। तो रुपी एक्सचेंज रेट सफर करेगा, रुपी का डिप्रिसिएशन होगा, ये भी ठीक नहीं है। अब एक तरफ यूएस है, दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन है और एक तरफ है रशिया है। अब हमें साइड तो लेना पड़ेगा, लेकिन अभी तक हमारा क्या अप्रोच है, बहुत इंटरेस्टिंग सा अप्रोच है और ये एक टेम्पलेट है हर एक डिस्प्यूट में कि यार क्या फाइट वाइट करना, मतलब है ना, ये मिलिट्री सोल्यूशन कोई सोल्यूशन नहीं है, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन इज द फाइनल सोल्यूशन। रशिया, यूरोपियन यूनियन, यूएस, दे शुड कम टू द टॉक एंड टॉक करने के बाद उनको सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो ऐसा अभी तक हमारा स्टैंड है, लेकिन जब प्रॉब्लम एस्केलेट होगा तो हमें साइड लेना पड़ेगा। अगर हम यूएस का साइड लेते हैं तो रशिया और चाइना क्लोज है, चाइना इंडिया के लिए ट्रबल क्रिएट करेगा, और रशिया का हम साइड लेते हैं तो यूएस के साथ हमारे बिजनेस इंटरेस्ट, टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट बहुत है, वहां पे प्रॉब्लम होगा। तो अब हम क्या करें? ऐसा तो कर नहीं सकते हैं जैसे इजराइल पैलेस्टीन में करते हैं, दोनों को सपोर्ट करते हैं, तो इसमें तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों बच्चे तो है नहीं जैसे इजराइल पैलेस्टीन है। उस इजराइल पैलेस्टीन में हम क्या करते हैं कि जब हमें इजराइल विजिट करना होता है हमारे प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, तो हम बीच में 2-3 घंटे के लिए पैलेस्टीन में रुक जाते हैं ना। हम कहते हैं कि देखो पैलेस्टीन का जो कंट्री का डिमांड है उसको लेके हम बहुत सिंपैथेटिक हैं, मतलब आपको अपना कंट्री मिलना चाहिए, मतलब ऐसा ठीक नहीं है आपके साथ वायलेंस हो रहा है। फिर हम इजराइल में जाते हैं और हम कहते हैं कि इजराइल का राइट है कि वो अपने टेरिटरी को डिफेंड कर पाएगा। तो हमने दोनों को बैलेंस कर लिया, लेकिन यहाँ पे मतलब ये दोनों मतलब बहुत बड़े लोग हैं, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा। चाइना और रशिया अगर एक साथ आ गया वेस्ट को टैकल करने के लिए तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर होगा, क्योंकि चाइना ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश से एक यूथ को उठा के लेके चला गया था। अरुणाचल प्रदेश में पूरा का पूरा उसने अपना विलेज एस्टैब्लिश कर लिया है।
लद्दाख में आ गया है, भूटान के साथ एग्रीमेंट कर दिया है, नेपाल को तो जब चाहे वो इंक्लूड कर सकता है, और तो सिक्किम के अंदर वहां पे चाइना का प्रेजेंस है, म्यांमार में उसकी अपनी सरकार है, पाकिस्तान में उसका क्लाइंट स्टेट है। तो चाइना और रशिया क्लोज आ गया तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर होगा। तो ये इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। इसमें कुछ भी डाउट क्वेरी है, यू कैन आस्क। दोनों मतलब आगे कुआं है पीछे खाई है, ऐसा है। तो बेटर है कि लेना ना पड़े साइड, लेकिन अगर दोनों में से फिर एक आता है तो मेरे को लगता है कि यूएस को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि यूएस कैसा है, रिलायबल है, बट चाइना रिलायबल नहीं है ना। तो रशिया अगर चाइना के साथ है तो उसमें चाइना डोमिनेट करेगा। तो अगर यूएस में और रशिया में एक तो यूएस ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि रशिया के अंदर हमारे जो इंटरेस्ट है ना वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, न्यूक्लियर इंटरेस्ट है, एनर्जी का इंटरेस्ट है, वेपन का इंटरेस्ट है। तो ये हम कॉम्पनसेट कर सकते हैं, बट यूएस के अंदर हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। क्या पास्ट को कोई ध्यान नहीं रखता है। अब आप देखो कि पास्ट को अगर ऐसे ध्यान में रखें तो घर में जो दादाजी दादी जी रहते हैं, हाँ सपोर्ट किया था, लेकिन अब उसको करने के लिए हम मरेंगे थोड़ी, मतलब है ना। मतलब मैं बोला दोनों में से, वैसे दोनों इंपॉर्टेंट है बट यूएस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूएस क्या रिलायबल है ना वो, बाकी चाइना थोड़ी रिलायबल है। चाइना सुबह कहेगा कि हाँ हम आपको सपोर्ट करेंगे करेंगे, शाम को आके फिर हमको भी लेके चला जाएगा। ये ठीक है। और क्वेरी किसी को? सर अगर रशिया और चाइना साथ में आ गए तो सर वेस्ट को फिर प्रॉब्लम होगा ना, यूएस है, फिर नेटो है, फिर यस, इंडिया है, उन प्रॉब्लम सबको होगा। बहुत प्रॉब्लम होगा, और हाँ वॉर जैसे सिचुएशन हो जाएगा तो वो तो सीवियर वॉर होगा। हाँ सीवियर होगा। चाइना जिस ग्रुपिंग में भी गया उस ग्रुपिंग के लिए फायदा है। जैसे हम लोग पहले छोटे थे ना तो क्रिकेट मैच होता था, तो क्रिकेट मैच ऐसे है कि जैसे एशिया 11 वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या ऑस्ट्रेलिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अकेला ऑस्ट्रेलिया पूरे वर्ल्ड में बॉलर फील्डर बैट्समैन सबको ले लो तो भी हराता था, मतलब ऐसी उसकी टीम थी। तो वैसे ही है, एक तरफ चाइना है वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो चाइना जिस ग्रुपिंग में गया उस ग्रुपिंग को परेशान कर सकता है। सर प्रॉब्लम ये है कि रशिया के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ज्यादा है एंड चाइना के पास वैसे भी टेक्नोलॉजी, आईटी टेक्नोलॉजी है, तो सर वो तो फिर बहुत डेंजरस हो जाएगा पूरे वर्ल्ड। हाँ चाइना के पास केमिकल वेपन, न्यूक्लियर वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, इवन आप साइबर सिक्योरिटी थ्रेट देखो तो उसमें भी चाइना बहुत आगे है। तो चाइना तो मतलब सीवियर बहुत पावरफुल है अभी, प्लस उसका पैसा भी है। वो 10 साल तक भी वॉर लड़ते रहेगा तो भी उसकी इकोनॉमी को कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके सर। तो ये है चाइना, मतलब प्रॉब्लम तो है ही है, अब देखो क्या है। कुछ और डाउट किसी को? ठीक है, तो हम कंक्लूड करते हैं सेशन को। ओके, थैंक यू एंड गुड डे एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, sir. या थैंक यू। या थैंक यू।